गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार आपका फिर से अरुण सर ऑफिशियल क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज मैं भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी भारत का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना प्रीएम्बल को मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं हर शब्दों की व्याख्या करूंगा। आप डिटेल से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो जैसा कि हम भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी, पहली बैठक जब 9 दिसंबर 1946 को होती है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। उसके बाद मैं बताया था कि तीन दिन बहुत सबसे इंपॉर्टेंट थे, पहली बैठक, दूसरी बैठक और तीसरी बैठक। ध्यान दीजिए, पहली बैठक क्या हुई कि पहले दिन यानी कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस दिन क्या हुआ कि भारतीय संविधान सभा का अस्थायी चुने गए कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्लियर हो गया। और इसके साथ ही उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। ठीक, तो पहले दिन आप देखते हैं कि अध्यक्ष जो कि कह सकते हैं कि अस्थायी अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष जिनका चुनाव होता है उसके बाद 11 दिसंबर, 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर, यानी कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को। और इस दिन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है और जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए। ठीक, तो कहने का तात्पर्य यह है कि 11 दिसंबर से एकदम संवैधानिक यानी कि जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है विधिवत रूप से, जैसा कि हम बताए थे कि विभिन्न कमेटियों के माध्यम से और संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। उसी क्रम में 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और उसके बाद 13 दिसंबर यानी 13 दिसंबर 1946 जो कि तीसरी बैठक थी, बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और 13 दिसंबर 1946 को पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्तावना को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा में क्या किया? प्रस्तावना, उद्देश्य, इसी को उद्देशिका भी कहा जाता है, उसको क्या प्रस्तुत किए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 22 जनवरी यानी कि आप देखते हैं कि 13 जनवरी 13 दिसंबर 1946 में 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है। तीसरी बैठक। ठीक, 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है और इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना क्या होता है? प्रस्तुत किया जाता है। और 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को क्या होता है? सर्वसम्मति से क्या हो जाता है? प्रस्तावना पारित होता है। कहने का तात्पर्य कि ये प्रस्तावना क्या है, तो संक्षिप्त में आप समझेंगे कि प्रस्तावना एक संविधान की क्या थी? रूपरेखा थी, ड्राफ्ट थी। कहने का तात्पर्य है कि जब कोई भी आप किताब पढ़ते हैं, कोई भी उपन्यास पढ़ते हैं तो क्या होता है? पूरी किताब मोटी होती है लेकिन एक पेज क्या होता है? प्रस्तावना, जो कि उस किताब की समरी, जो कि यानी कि वो लेखक कहना क्या चाहता था। यानी कहने का तात्पर्य ये था कि प्रस्तावना ये था कि हमारे भारतीय संविधान निर्माता जो भी संविधान निर्माण में जो भी सदस्य थे उनकी मन की कुंजी, उनका क्या, उनकी आत्मा क्या है? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि उनकी संविधान की एक तरीके से प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा जाता है? आत्मा कहता है। सोल ऑफ क्या कहा जाता है? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। यानी कहने का तात्पर्य कि ये प्रस्तावना उद्देशिका, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि पूरे संविधान की एक कुंजी, एक आत्मा कह सकते हैं। ठीक है, तो 22 जनवरी 1947 को पूरे सर्वसम्मति से क्या हुआ? प्रस्तावना पारित हो गया। ठीक, अब यह है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी, प्रियम्बल था। प्रियम्बल वो
किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। याद रहेगा ना, यानी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना है प्रस्तावना है प्रस्तावना किससे प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। यानी कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, एक रूपरेखा अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और इसकी जो भाषा है, प्रियम्बल की भाषा है, प्रियम्बल की भाषा है, वो कहां से है? यानी किससे प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित। कहने का तात्पर्य है कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब भारतीय संविधान निर्माण हो रहा था तो विभिन्न देशों से वहां अच्छी चीजों को क्या किया गया, यानी कि जिन देशों में जो प्रक्रिया शासन व्यवस्था चल रही थी, जहां के संविधान में जो सबसे सर्वोत्तम था, उन चीजों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अब ध्यान दीजिए, सीधी सी सिंपल सी बात है, जब आप क्या होता है गांव में क्या शहर में आप घर बनाते हैं तो सोचते हैं कि जो बगल वाला घर बना है, चाहे विभिन्न घर जो पहले से बने हैं, उनसे हम क्या बनाएं, बेटर बनाएं, और वहाँ की जो सबसे अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हम क्या करें, हम उन चीज़ों को क्या करें, अपने घर में शामिल करें। कहने का तात्पर्य यही है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाना शुरू किया तो विभिन्न देशों के संविधान का क्या किए, व्यापक अध्ययन किया, और वहाँ के अच्छे अच्छे प्रावधानों को क्या किया, भारतीय संविधान में क्या किया गया, शामिल किया गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी वह संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रस्तावना से क्या मिलती जुलती है, वहां से ली गई। और जो इसकी भाषा थी, लैंग्वेज थी, वो किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। क्लियर हो गया? अब प्रस्तावना के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप जान जाइए। जैसा कि एक विवाद उत्पन्न होता है, एक बार बार विवाद उत्पन्न हुआ कि क्या प्रस्तावना संविधान की, ध्यान दीजिए, यानी जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, क्या संविधान का अंग है या नहीं, बार बार विवाद उठा। एट लास्ट एक बार शुरू में उठा 1960 में बेरुआर बारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। बेरुआर बारी मामले में बनाम बेरुआर बारी मामला 1960, बेरुआर बारी मामला 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संविधान का जो प्रस्तावना है वह संविधान का अंग नहीं है। लेकिन इसी क्रम में बाद में क्या हुआ कि केशवानंद भारती बनाम केरल संघ, केशवानंद भारती, ध्यान दीजिए, केशवानंद भारती बनाम वर्सेस केरल राज्य में यह निर्णय आया, ठीक, कि संविधान का जो प्रस्तावना है वह संविधान का क्या है, अंग है। यानी कि केशवानंद भारती वर्सेस केरल कब आया? 1973 में। और इस वाद में यह क्या हुआ, यह क्लियर हुआ कि भारतीय संविधान की आत्मा, जिसको प्रस्तावना कहा जाता है, वह संविधान का क्या है, अंग है। क्लियर हो गया? तो देखिए, बेरुआर बारी मामले में क्या हुआ, कोर्ट ने निर्णय दिया था कि यह संविधान का क्या है, अंग नहीं है। लेकिन जब आते हैं 1973 में, जैसा कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 137 है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों को भी क्या कर सकती है, बदल सकते हैं। यानी कि कोई भी न्यायालय अपना कोई भी जजमेंट देता है, उसको क्या करती है, उससे बड़ी बेंच की पीठ बैठती है और उस फैसलों को क्या कर सकती है, बदल सकती है, चाहे अपने ही दिए हुए डिसीजन को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। तो केशवानंद भारती मामला 1973 में क्या हुआ, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग मान लिया गया। क्लियर हो गया? अब आते हैं मेन पॉइंट पे, प्रस्तावना। ध्यान दीजिए, प्रस्तावना। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक एक शब्दों की हम व्याख्या आपको करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए। हम भारत के लोग, कहने का तात्पर्य क्या हुआ, हम भारत के लोग, कहने का तात्पर्य यह है कि जो संविधान है, जो संविधान सभा बैठी है, यह भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंट करती है। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि
जब कैबिनेट मिशन ने कहा कि जो संविधान सभा बनेगी वह 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुन के भेजा जाएगा, जिसका चुनाव क्या हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। तो यानी कहने का तात्पर्य ये कि हम भारत के लोग, अर्थात जो संप्रभुता है, यानी सर्वोच्च शक्ति किस में नहीं थे, जनता में नहीं। हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हम भारत के लोग, यानी कि यहाँ हम भारत के लोग कहने का तात्पर्य क्या है, हम भारत के लोग कहने का तात्पर्य है कि यहाँ कि जो संप्रभुता है वो किसमें है, जनता में निहित है, यानी यहाँ जनता ही क्या है, सुप्रीम है। ठीक, उसके बाद आते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, अब देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखिए ध्यान दीजिए, संपूर्ण प्रभुत्व हम पिछले की क्लासों में बताए थे। संप्रभुता, संप्रभुता क्या होती है, संप्रभुता क्या होती है कि संप्रभुता क्या होती है, राज्य की वह इच्छा होती है, ठीक है, राज्य की वह इच्छा होती है कि अपने आंतरिक मामलों में भी वह स्वतंत्र होता है, यानी आंतरिक मामलों की नीतियों बनाने में स्वतंत्र होता है, और उसके बाद बाहरी यानी कि देश के बाहर किससे भी संबंधित, यानी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हो गई, संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंध हो गया, कोई भी उन मामलों में भी क्या होती है, स्वतंत्र होती है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत ऐसा देश है जो क्या है, संप्रभुत्व संपन्न है, वह किसी का आज्ञा का पालन नहीं करेगा। क्या करना है, कहने का तात्पर्य हम संप्रभुता के गुण में बताए थे कि संप्रभुता वह सर्वोच्च शक्ति है जो किसी को आदेश तो दे सकती है, लेकिन किसी के आदेश का पालन करने के लिए वो बाध्य नहीं है। तो हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी जो भारत है वो क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। कहने का तात्पर्य है कि भारत क्या है, अपने आंतरिक क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून बनाता है, और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए, जिस मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की इच्छा है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्यता ले या नहीं ले, उसकी इच्छा पर निर्भर है ना। कहने का मतलब ये कि विदेश नीति के निर्धारण में वो क्या है, स्वतंत्र है। यही एक स्वतंत्र देश की पहचान होती है कि संप्रभुता क्या होती है, उसी में निहित होते हैं। क्लियर हो गया। अब आते हैं समाजवाद क्या है। ठीक है, समाजवाद, देखिए यदि समाजवाद की सिंपल परिभाषा जाना जाए तो उत्पादन के साधन पे ध्यान दीजिए, उत्पादन के साधन जो भी हो सकते हैं, भूमि हो सकती है, कंपनी हो सकती है, पूंजी जो भी, यानी उत्पादन के साधन पे समाज का जहां नियंत्रण होता है वहां क्या कहा जाता है, समाज का नियंत्रण होता है, वहां समाजवाद कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी कहने का तात्पर्य समाजवाद वह प्रणाली है, वह प्रक्रिया है जिसमें सभी को बराबर करने का प्रयास क्या कहा जाता है, किया जाता है। जैसे कहने का तात्पर्य हमारे यहाँ क्या है, देखिए इसमें पढ़ेंगे आप क्या, आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब ये कि जिस प्रकार सामाजिक न्याय में हो सबको क्षमता मिलनी चाहिए, उसी तरह आर्थिक न्याय, यानी कि राज्य क्या करेगा, आर्थिक न्याय सबको सुनिश्चित करने का प्रयास करें। कहने का तात्पर्य ये नहीं कि कोई बहुत अमीर हो जाए, कोई बहुत गरीब हो जाए, उनको बराबरी करने के लिए क्या करेगा, राज्य यानी भारत क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो समाजवाद यानी भारत में समाजवाद, यानी कि प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, अब ध्यान दीजिए। शुरू से जब भारत का संविधान, भारतीय संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को हुआ, उस समय यह समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और एकता और अखंडता जो आगे है नहीं था, उसको 3 चीजों द्वारा, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में 3 चीजें जोड़ी। कौन कौन, पंथ निरपेक्षता, एकता और अखंडता और क्या, समाजवाद, 3 चीजें जोड़ी गई। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि 42वें संविधान संशोधन क्यों हुआ, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य संघ में कोर्ट का निर्णय आ चुका था कि प्रस्तावना में क्या है, प्रस्तावना संविधान का अंग है और संविधान का अंग है तो क्या हो, संशोधन हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और एक और चीज हम बताए थे कि केशवानंद भारती बनाम केरल संघ में एक और निर्णय आया था कि संसद संविधान के किसी भाग में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। ध्यान रखिए, याद आ रहा है 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल संघ में यह निर्णय दी कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि संसद भारतीय संविधान के किसी भाग में, यहां तक कि प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन वह जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचा है, उसमें क्या कर सकती है, कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो उसी वे में क्या हुआ कि 42वें संविधान संशोधन कब, 1976 में, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 चीजें जोड़ी गई, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और क्या, एकता और अखंडता। क्लियर हो गया। अब आते हैं अगले शब्द में, समाजवाद समझ में आ गया। अब पंथ निरपेक्षता क्या होती है,
पंथ निरपेक्ष, ध्यान दीजिए, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? निरपेक्ष में क्या होता है? ना उसके पॉजिटिव में यानी निगेटिव में, यानी कहने का तात्पर्य क्या है? निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट कहा जाता है। निरपेक्ष क्या कहा जाता है? जैसे भारत एक पंथ निरपेक्ष, यानी कि आप भारत के नागरिक हैं, आप कोई भी धर्म मानिए, कोई भी पंथ मानिए, कोई भी चीज मानिए, राज्य उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक कि राज्य की कोई सुरक्षा व्यवस्था में कोई दिक्कत उत्पन्न न हो। कहने का तात्पर्य यही है कि धर्म या पंथ चाहे जो भी हो, यानी कि जो भी आप, जैसे आप ध्यान देंगे कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 25 से 28, ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 25 से 28 आपको धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी दी गई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप जिस धर्म के आप मानने वाले हैं, हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख, ईसाई, आप कोई भी धर्म मानते हैं, क्या कर सकते हैं? अपना धर्म, किसी धर्म को आप मानते हैं, उसके लिए पूजा करिए, टैक्स मतलब चंदा बिटोरिए, सब चीज़ करिए, राज्य उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, राज्य निरपेक्ष है, कोई ना किसी, ना हिंदू पक्ष लेगा, ना मुस्लिम का पक्ष लेगा, ना सिख ईसाई, यानी राज्य के मामले में वो राज्य क्या है? धर्म के मामले में, पंथ के मामले क्या है? निरपेक्ष है, यानी कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। जब तक नहीं करेगा जब तक कि आप सुरक्षा व्यवस्था में कोई दिक्कत उत्पन्न नहीं करते हैं। समझ में आ गया पंथ निरपेक्ष का मतलब? ठीक। लोकतंत्रात्मक, अब ध्यान दीजिए, लोकतंत्र क्या है? जैसा हम पढ़ाए थे पिछली वीडियो में कि लोकतंत्र यानी लोकतंत्र क्या होता है? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र वह शासन प्रणाली होती है वहां जहां कि जनता क्या होती है? जनता संप्रभु होती है, और जनता ही सरकार का क्या करती है? निर्वाचन करती है, और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही जनता पर क्या करते हैं? शासन करते हैं। ठीक है। अब्राहम लिंकन की परिभाषा मैं आपको बताया था कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी गई सरकार क्या है? लोकतंत्र, है ना? अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था? लोकतंत्र की सबसे बेस्ट परिभाषा दी थी, और उन्होंने कहा था कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी गई सरकार ही क्या है? लोकतंत्र है। यानी कहते का तात्पर्य है कि भारत एक क्या है? लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिकल कंट्रीज है। क्लियर हो गया? अब आते हैं गणराज्य। गणराज्य क्या होता है? ध्यान दीजिए, रिपब्लिक, यानी हम गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को, यानी कि 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से भारत एक क्या होगा? गणतंत्र बन गया। गणतंत्र का मतलब यह है कि एक चपरासी से लेकर, ध्यान दीजिए, गणतंत्र का मतलब यह होता है, रिपब्लिक का मतलब यह होता है कि एक चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक, यानी कि बॉटम से टॉप तक जो भी नियुक्तियां होंगी, जो भी चीज होंगी, वह किसी की वंशानुगत नहीं होगी, है ना? कहने का तात्पर्य है कि किसी पद का होगा वो सबके लिए, उसके लिए द्वार क्या होगा? खुला होगा। एक चयन की एक ऐसी प्रक्रिया होगी जिसमें सभी लोग भाग ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि गणतंत्र का मतलब ये होता है कि कोई वंशानुगत नहीं। जैसे आज भी देखिए, ब्रिटेन क्या है? ब्रिटेन आज भी लोकतंत्र वाला देश कहा जाता है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वहां भी आज भी क्या है? राजतंत्रीय शासन प्रणाली क्या करती है? चलती है। अब देखते हैं, महारानी एलिजाबेथ से शुरुआत हुआ और आज भी वहां राजतंत्र भी चलता है, लेकिन वो क्या है? एक जिस सिंबल के रूप में है। बात समझ में आ गई? तो गणराज्य का मतलब सीधा सा समझिए कि एक राष्ट्रपति से लेकर, यानी चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक का कोई भी पद हो, उसके लिए एक चयन की एक विशेष प्रक्रिया होगी जो सभी के लिए क्या होगी? ओपन होगी, खुली होगी। क्लियर? समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिए, हम भारत के लोग संप्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ध्यान दीजिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि उसके जो भी नागरिक हैं, यानी कि भारत के जो भी नागरिक हैं, उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, ध्यान दीजिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। पिछली बार बिहार परीक्षा में पूछा गया था कि न्याय, भारत की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और क्या? राजनीतिक न्याय। अब थोड़ा सा जान जाइए सामाजिक न्याय क्या है। अब सामाजिक न्याय यानी जानते हैं कि हमारे समाज से प्राचीन काल से ही क्या है? ऊंच नीच की भावना, जातिवाद की भावना, धर्म से ये धर्म वो धर्म, तो यानी कि विभिन्न प्रकार के, यानी समाज में क्या है? कुरीतियां हैं। और सामाजिक न्याय यानी बहुत जो कह सकते हैं कि कुछ जातियों को जो कुछ जातियां जो होती हैं उनको निम्नतम श्रेणी में रखकर उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है। तो सामाजिक न्याय यानी कि भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की बात की गई है, अर्थात सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। जैसे भारतीय संविधान का क्या है? मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 17 दिया गया है, यदि कोई भी जाति के साथ क्या कर सकते हैं? आप अछूतों का व्यवहार करते हैं, छुआछूत करते हैं, तो उसके लिए भारतीय शासन अधिनियम क्या बना है? भारतीय शासन अधिनियम क्या है?
1955, ठीक है। 1955 में क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है कि यदि आप छुआछूत करते हैं तो देखिए दो जगह, अनुच्छेद 17 में भी और एक अधिनियम जो 1955 में बना, छुआछूत अधिनियम 1955, उसके द्वारा भी इसको समाप्त करने का प्रयास किया गया। यानी सामाजिक न्याय का मतलब ये कि सभी लोग, भारत के जितने भी नागरिक हैं, सभी लोग यानी सामाजिक रूप से क्या होंगे, बराबर होंगे, और उनके लिए प्रयास किया जाएगा। इसी के तहत क्या है, अनुच्छेद 17 में क्या किया गया है, एबोलिशन ऑफ क्या, अनटचबिलिटी, यानी छुआछूत को समाप्त करने की प्रक्रिया की गई। यदि आप किसी के साथ छुआछूत करते हैं, सार्वजनिक स्थान पर छुआछूत करते हैं, या कोई ऐसा बिहेव करते हैं जो जाति के पर आधारित रहती है, तो आपको क्या होगी, अनुच्छेद 17 के तहत अनुच्छेद 17 के तहत उसको समाप्त करने की बात की। यदि ऐसा करते हैं तो उसके लिए क्या है, दंड का प्रावधान है। ठीक है, बात समझ में आ गई। सामाजिक न्याय। अब है आर्थिक न्याय। जैसा कि हम बताए समाजवादी आर्थिक न्याय, ये कहने का तात्पर्य कि जो भारत के नागरिक हों उनको मूलभूत, जो कि बेसिक कहते हैं, बेसिक नीड्स कहा जाता है, यानी मूलभूत जो आवश्यकता है, राज्य कम से कम उसको क्या करेगा, पूरा करने का प्रयास करेगा। आर्थिक न्याय का मतलब ये कि ये नहीं कि किसी के पास 100 करोड़ रुपया है और वो रुपया है किसी के पास खाने के लिए नहीं, तो वो राज्य क्या करेगा, भारत जो है वो राज्य क्या करेगा, उसको समानता, जो असमानता है उसको बराबर लाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। जैसे अब देखिए, भारतीय संविधान जब लागू हो गया, ठीक पहला संविधान संशोधन क्या होता है, यानी ठीक पहला संविधान संशोधन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया जाता है। और पहली बार यानी भारतीय संविधान में 1951 में, 1951 में, 1951 में क्या होती है, भारतीय संविधान में पहली अनुसूची जोड़ी जाती है। भारतीय संविधान का पहला संविधान संशोधन कब होता है, 1951 में। और क्या होता है, भूमि सुधार कानून लाया जाता है। यानी भूमि सुधार कानून क्यों लाया गया, यहाँ क्या बात की गई, आर्थिक न्याय की बात की गई। तो आर्थिक न्याय क्या हो गई, किसी के पास पता चला कि 200 बीघा है, 500 बीघा जमीन है, किसी के पास एक भी बीघा जमीन है, यदि किसी की संपत्ति को हम जमीन को लेते हैं और गरीबों में बांटते हैं तो उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा कि नहीं। तो आप ध्यान दीजिए कि भारत का पहला संविधान संशोधन हुआ आर्थिक न्याय के लिए, और आर्थिक न्याय के तहत क्या हुआ, पहली अनुसूची जोड़ी गई। यानी कि भारतीय संविधान में पहले क्या कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूची थी, एक 9वीं अनुसूची क्या हो गई, उसमें जोड़ी गई। जैसे कि आप जानते हैं कि 9वीं अनुसूची की क्या विशेषता है, 9वीं अनुसूची की यही विशेषता है कि जो भी कानून इसमें डाल दिए जाएंगे वह दूसरी कोई भी गवर्नमेंट आएगी, कोई भी सरकार आएगी, उसको क्या करते, संशोधन करके हटा नहीं सकते। तो आर्थिक न्याय का प्रयास कई बार किया गया। उसी के तहत आप देखते हैं कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने क्या किया, प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ी, समाजवाद को जोड़ा गया। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय कहने का तात्पर्य क्या है, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय मतलब क्या, राजतंत्र का अपोजिशन। जैसे क्या होता है राजनीतिक न्याय कि बनसांगुना, यानी कोई भी राजनीतिक पद है, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, सांसद हो गया, विधायक हो, वह सभी के लिए खुला रहेगा। यानी राजनीतिक न्याय सबको मिलेगा। यानी कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है, तो आप चाहे प्रधानमंत्री बनिए, चाहे राष्ट्रपति बनिए, चाहे मुख्यमंत्री भी, आपके लिए सभी लोगों के लिए द्वार क्या हुआ, क्या हुआ है, खुला हुआ है। यानी आपको राजनीतिक स्वतंत्रता क्या हो गई, दे दी गई। आपको वोट देने का अधिकार है ना। आपको मताधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। यानी कि आपको वोट देने का भी अधिकार है। और शासक यानी कि जो सरकार बन गई है, यदि वो आपके आशा के अनुरूप नहीं होती तो आप चुनाव में भाग लेकर उसको हटा भी सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीतिक न्याय यानी कि जो भारत की राजनीतिक प्रणाली है उसमें आपको क्या भागीदार बनाया गया है, आपको वोट देने का अधिकार बनाया गया है। आपको कोई भी चुनाव, यानी चाहे आप एमएलए का चुनाव लड़ सकते हैं, एमएलसी का चुनाव लड़ सकते हैं, प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर, यानी कोई भी आप चुनाव लड़ने से कोई भी रोक नहीं सकता है। आप पार्टी बनाइए। यानी कहने का तात्पर्य राजनीतिक न्याय, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक व्यवस्था में आपको स्वतंत्र है, आप कोई भी पद प्राप्त करने के लिए राजनीतिक न्याय। ठीक है, राजनीतिक न्याय हो गया। अब देखिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और विचार क्या होता है, कहने का तात्पर्य यह है कि आपके दिल के अंदर, वॉइस ऑफ हार्ट, यानी कि दिल के अंदर जो भी आवाज आती है, मन के अंदर जो भी चीज आती है, उसको व्यक्त करने का आपको भारतीय संविधान अधिकार देता है। यानी आपको कोई भी विचार, आप जैसे कोई भी बात है सबके बीच कहना चाहते हैं, तो भारतीय संविधान क्या है, आपको अधिकार देता है कि आप अपनी बातों को किसी से बेहिचक क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। विचार अभिव्यक्ति की सकता, यानी एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। कहने का मतलब ये कि आपके अंदर जो भी विचार है, चाहे समाचार पत्र के माध्यम से, माइक के माध्यम से, आज तो देखते हैं सोशल साइट्स भी है, फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, आप उसके माध्यम से भी अपने विचारों को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं
विश्वास, यानी कोई भी विश्वास, चाहे कोई भी धर्म में मानते हैं उसमें विश्वास करते हैं। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कहने का तात्पर्य ये, विश्वास का मतलब क्या हुआ, आप आस्तिक भी हो सकते हैं, नास्तिक भी हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं। फिर धर्म और उपासना की, धर्म यानी धर्म का मतलब आप कोई भी धर्म स्वीकार करिए, राज्य को उससे क्या होता है, कोई मतलब नहीं। यानी आप धार्मिक स्वतंत्रता, कहने का तात्पर्य ये है कि आप किसी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं और कैसी भी पूजा पद्धति जो भी है उस धर्म की आप क्या कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। राज्य कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। आपको क्या करता है, ये छूट प्रदान करता है, आपको अधिकार देता है राइट टू रिलीजन की। राइट टू रिलीजन किसमें है बताए थे, अनुच्छेद 25 से 28। ठीक, इसके तहत आप धर्म की स्वतंत्रता है, ठीक है, और आप पूजा करने की स्वतंत्रता है। ठीक, अब क्या होते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। प्रतिष्ठा, अवसर की क्षमता, कहने का तात्पर्य यह है कि प्रतिष्ठा क्या होती है, एक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, है ना, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए ऐसी परिस्थितियां होनी चाहिए, ऐसी परिस्थितियां होनी चाहिए जो अपना सर्वांगीण विकास करे। तो आपकी प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखा जाएगा, है ना। ये नहीं कि आप प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, कोई आप पर गलत आरोप लगा देता है ना, गलत आरोप लगा देता है और आप चुपचाप, यानी यदि कोई आप प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आपकी प्रतिष्ठा की कोई हानि होती है, ठीक है, तो आप मानहानि का मुकदमा क्या कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं। क्लियर हो गया। ठीक, अगला क्या है, अवसर की समानता, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सभी को, यानी भारत के सभी नागरिकों को अवसर को, यानी कि कोई भी चीज़ के लिए, कोई नौकरी हुआ चाहे जो भी चीज़ है उसमें समान भागीदारी करने का क्या होगा, अवसर मिलेगा। यानी समान अवसर, अवसर की समानता होगी, यानी कि सबको समान अवसर दिया जाएगा। जैसे कि भारतीय संविधान में क्या है, आर्टिकल 15 और 16 है। ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद क्या है, 15 और 16, जिसमें क्या है, यानी धर्म, मूल, लिंग, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव क्या होगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, यानी कि अवसर की आपको समानता दी जाएगी। क्लियर हो गया। अवसर की समानता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, यानी ध्यान दीजिए, उन सब में व्यक्ति की गरिमा, ध्यान दीजिए, व्यक्ति की गरिमा क्या होती है, यानी कोई भी डिग्निटी, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डिग्निटी, यानी कि राइट टू डिग्निटी, यानी भारतीय संविधान हमको राइट टू डिग्निटी, यानी कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है कि नहीं। जैसे ध्यान दीजिए, बहुत ही भारतीय संविधान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन हुआ, क्या, 1900 भारतीय संविधान में गरिमापूर्ण जीवन जीने के तहत एक बहुत ही संविधान संशोधन हुआ। वो कौन सा संविधान संशोधन था, बताए थे बार बार, 86वां संविधान संशोधन। ध्यान दीजिए, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, छियासीवां संविधान संशोधन, ठीक है, यानी कह रहा है कि उन सब में व्यक्ति की गरिमा, गरिमा मतलब क्या होती है, डिग्निटी होती है, प्रेस्टीज होती है, प्रतिष्ठा होती है, यानी उसमें व्यक्ति की गरिमा का भी ध्यान रखा जाएगा। तो एक ध्यान दीजिए कि कोई व्यक्ति जो शिक्षित नहीं है, क्या अपने जीवन को गरिमापूर्ण बना सकता है, नहीं, कभी भी नहीं बना जाए। ध्यान दीजिए, आप शिक्षित नहीं है तो अपने अधिकारों के बारे में भी नहीं जानते हैं कि हमारे अधिकार क्या है, जिसके कारण है क्या है, अपना एक पूरे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और 86वां संविधान संशोधन द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन किया गया 86वां संविधान संशोधन द्वारा। और मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21, मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 में क्या जोड़ा गया, फर्स्ट क, ठीक है, अनुच्छेद 21 फर्स्ट क, यानी देखिए अनुच्छेद क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या है, जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, ठीक है, अनुच्छेद 21 कहता है राइट टू लाइफ, यानी जीवन जीने का अधिकार हमें भारतीय संविधान देता है। लेकिन जब तक हम शिक्षित नहीं रहेंगे, हम तक जब तक क्या होंगे, एजुकेटेड नहीं रहते हैं, तो हम अपनी डिग्निटी, अपनी गरिमा को हम कैसे जान सकते हैं, व्हाट कैन आई डू आवर डिग्निटी, यानी हम अपनी गरिमा को कैसे जान सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, शिक्षा, यानी कि एजुकेशन इज मस्ट टू डेवलपमेंट ऑफ क्या, डिग्निटी, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा क्या है, व्यक्ति की गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए क्या है, अनिवार्य है। इसीलिए 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 में क्या होगा, फर्स्ट का जोड़ा गया और यह कहा गया कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करेंगे, आप स्कूल में पढ़ाएंगे। और इसके साथ ही
राज्यों को भी निर्देश दिया गया, राज्यों को भी निर्देश दिया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को आप क्या करेंगे, फ्री में शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे, आप व्यवस्था करेंगे। आज देख रहे हैं इतने टीचरों की 70,000 टीचरों की भर्ती हो रही है, 80,000 टीचरों की भर्ती हो रही है और फ्री शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया। उसी के तहत मिड डे मील की व्यवस्था आप देखते हैं 1995 से क्या हो गई, 1995 से क्या होते हैं, मिड डे मील की व्यवस्था शुरू हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए क्या है, शिक्षा क्या है, बहुत ही जरूरी है। क्लियर हो गया। अब ध्यान दिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, अब एकता और अखंडता क्या होती है, इंटीग्रिटी। अब ध्यान दीजिए, राष्ट्र के कोई भी देश है, कोई भी, भारत एक संप्रभु देश है, यदि कोई भी तत्व, कोई भी अराजक तत्व, चाहे कोई भी वक्त एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास करेगा, है ना, एकता और अखंडता का तो तोड़ने का प्रयास करेगा, उसके विरुद्ध क्या होगी, क्या होगी, बहुत ही सख्त कार्रवाई। यानी कि हम सभी लोगों के का एक कर्तव्य भी है कि हम अपने देश की एकता और अखंडता को क्या करें, बनाए रखें, अपने देश की इंटीग्रिटी को क्या करें, बनाए रखें, है कि नहीं। कहने का तात्पर्य यही है कि एक संप्रभु देश के लिए देश की एकता और अखंडता क्या है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। यह कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। क्लियर कट हो गया। ठीक, एकता और अखंडता और ये बंधुता, बंधुता को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फ्रेंटिटी। ध्यान दीजिए, फ्रेंटिटी, फ्रेंटिटी यानी कि बंधुता को क्या कहा जाता है, फ्रेंटिटी इंग्लिश में कहा जाता है। बंधुता का मतलब भाई, भाईवाद, यानी कि हम सभी क्या हैं, भाई भाई है। कहने का तात्पर्य यह है कि बंधुता शब्द कहां से लिया गया है, ध्यान दीजिए, फ्रांस की क्रांति, है ना, फ्रांस की क्रांति जब होती है तो वहां का नारा क्या था, फ्रांस की स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ध्यान दीजिए, फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था, फ्रांस की क्रांति जब हुई उस समय वहां का नारा क्या था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, इक्वलिटी, क्या, इक्वलिटी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेंटिटी, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेंटिटी। यानी कह सकते हैं कि प्रस्तावना में जो बंधुता शब्द लिया गया है वो कहां से, फ्रांस की क्रांति से क्या है, प्रेरित है। बात समझ में आ गई। ठीक है, दृढ़ संकल्प होकर, यानी कि हम सभी लोग एक फर्म डिटर्मिनेशन के साथ, एक दृढ़ संकल्पित होकर, ठीक, दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में, यानी जो संविधान सभा जो बैठी थी संविधान सभा में आज तारीख यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी में मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं कि एडॉप्ट करते हैं। ठीक, अधिनियमित यानी कि कानून का रूप लेते हैं और क्या, अपने आप को आत्मनिर्भर करते हैं, अपने अंदर समेटते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि यानी जो संविधान बना उसका ये क्या था, प्रस्तावना था। यानी कोई भी बुक, सिंपल भाषा, प्रस्तावना क्या है, प्रीएम्बल क्या होता है, जैसे कोई भी आप उपन्यास पढ़े होंगे, है ना, जो पहला पेज होता है वो उस पूरे उपन्यास का क्या होता है, समरी कहता है, सेंट्रल आइडिया होता है। ठीक है, सेंट्रल आइडिया होता है। तो जब भी पूरे भारतीय संविधान का, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्णय दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा था कि जब भी संविधान में कोई भी, मतलब भारतीय संविधान में संशोधन की बात होगी और किसी बात पर थोड़ी सी दुविधा होगी, कंट्रोवर्सी होगी, तो कहां से सहारा लिया जाएगा, यानी प्रस्तावना, प्रस्तावना को क्या माना जाएगा, केंद्र माना जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे कोई भी कानून बनने जा रहा है, यह संविधान के अनुरूप है या नहीं है, तो वो कहां से, यानी वो किससे लिया जाएगा, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, वो प्रस्तावना को देखा जाएगा कि क्या प्रस्तावना के वो अनुरूप है या नहीं है। बात समझ में आ गई। और एट लास्ट क्या होता है, 26 नवंबर 1949 को क्या होता है, 26 नवंबर 1949 को आप जानते हैं जाके भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार होता है। उसकी कुछ अनुच्छेद और धाराएं उसी दिन क्या हो जाती हैं, लागू हो जाती हैं और पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को क्या हो जाता है, भारतीय संविधान लागू हो जाता है। तो ये था प्रस्तावना। थोड़ा सा संक्षिप्त में बता रहा हूं एक बार। ध्यान दीजिए, जो आज मैं पढ़ाया उसका समरी बता रहा हूं। प्रस्तावना क्या है, प्रियम्बल। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं कि
पहली जो 3 बैठकें हुई 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। 9 दिसंबर के 9 दिसंबर की घटना क्या होती है? 9 दिसंबर को भारतीय संविधान सभा की क्या होती है? पहली बैठक होती है और उस दिन अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या होता है? पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। और उपाध्यक्ष कौन होते हैं? एच.सी. मुखर्जी। इसके बाद अगली बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को क्या होती है? दूसरी बैठक होती है और उसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। इसके बाद अगली बैठक कब होती है? 13 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान सभा के समक्ष क्या हुए? प्रस्तुत किए। ठीक। और सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ? प्रस्तावना सर्वसम्मति से क्या हो गया? पारित हो गया। अब देखते हैं। ठीक। और मैं बताया था कि जो संविधान में जो हमारी प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, वह कहाँ से प्रेरित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या है? प्रेरित है प्रस्तावना। और पूछा जाता है क्वेश्चन, किसकी भाषा कहाँ से प्रेरित है? तो आप क्या बताएंगे? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या है? यहाँ की प्रस्तावना की भाषा क्या है? प्रेरित है। क्लियर हो गया? ठीक। फिर प्रस्तावना हो गया। अब प्रस्तावना क्या था? अब संक्षिप्त में एक बार फिर बता दें। हम भारत के लोग, कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी संप्रभु शक्ति होती है भारत की क्या है? जनता में रहती है। जैसा कि आप स्वतंत्रता आंदोलन में आप पढ़ रहे थे बार बार कि सभी जो भी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे वो बार बार मांग कर रहे थे कि भारत का जो संविधान होना चाहिए भारतीयों के द्वारा क्या होना चाहिए? बनना चाहिए। भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा क्या होना चाहिए? बनना चाहिए। तो हम भारत के लोग यानी वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग यानी संप्रभु शक्ति क्या है? जनता में निहित है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि हम क्या है? भारत क्या है? संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न है यानी सॉवरेनिटी पावर किसमें है? भारत में है। यानी आंतरिक मामलों में तो क्या है? स्वतंत्र है। और वैदेशिक मामले जो फॉरेन यानी कि विदेश नीति के मामले में भी भारत क्या है? स्वतंत्र है। वह किसी के यानी कि क्या था? 1947 से पहले क्या था? भारत परतंत्र था। तो विदेश नीति के मामले कौन निर्धारण करता है? ब्रिटेन की सम्राट करते थे, वहां के प्रतिनिधि करते थे। क्लियर? अब क्या हो गया? समाजवाद। समाजवाद में क्या होता है कि उत्पादन के साधन पे समाज का नियंत्रण होता है। कहने का तात्पर्य ये कि समाजवाद लाने का प्रयास किया जाएगा, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यानी लोकतांत्रिक समाजवाद लाने का प्रयास किया जाए। यानी कि कहने का तात्पर्य ये कि जिसके पास बहुत ज़्यादा यानी कि आर्थिक असमानता को मिटाने का क्या किया जाएगा? धीरे धीरे प्रयास किया जाएगा। इसी के तहत क्या हुआ? भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन हुआ और 9वीं अनुसूची क्या हो गई? जोड़ी गई। क्या था? भूमि सुधार कानून। किसी के पास पता चलता था 500 बीघा है, 600 बीघा जमीन है, किसी के पास एक भी बीघा जमीन नहीं है, तो उसको थोड़ा सा बराबर करने का क्या हुआ? भूमि सुधार कानून के तहत क्या हुआ? प्रयास हुआ। ठीक है? क्लियर हो गया? अब पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब सीधा सा मतलब है कि धर्म और पंथ के मामले में क्या होगा? भारत है यानी कि वो राज्य है, उसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा। ठीक? पॉजिटिव निगेटिव मैंने कहने का तात्पर्य यह है कि वो तटस्थ रहेगा, ना पॉजिटिव रहेगा ना निगेटिव रहेगा। यानी वो मामले में क्या होगा? तटस्थ मामला। यानी आपको कोई भी धर्म मानते हैं, हिंदू मानते हैं, मुस्लिम मानते हैं, आप पूजा करिए, ठीक, उपासना करिए, उसके लिए अपनी पूजा की व्यवस्था के लिए चंदा लीजिए। भारतीय सरकार यानी भारतीय राज्य को कोई मतलब नहीं जब तक कि आप सुरक्षा व्यवस्था में कोई दिक्कत उत्पन्न न करिए। क्लियर हो गया? अब आते हैं नेक्स्ट, लोकतंत्र क्या है? यानी भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में क्या होता है? जनता के ही द्वारा क्या होता है? प्रतिनिधियों का चुनाव होता है और जनता के प्रतिनिधि ही क्या करते हैं? शासन करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। और दूसरा गणराज्य। गणराज्य का मतलब सिंपल यानी रिपब्लिक। गणराज्य का मतलब सिंपल ये है कि चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक यानी बॉटम से लेकर टॉप तक के लिए एक चयन प्रक्रिया होगी जो सभी के लिए क्या होगी? खुली होगी, किसी की वंशानुगत नहीं होगी कि पिता हैं तो बेटा होंगे तो नाती होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है? क्लियर हो गया? अब आते हैं गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक यानी सामाजिक समानता की बात की जाए, सामाजिक न्याय मैंने कहने का तात्पर्य है कि सभी को कोई जात के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यदि ऐसा करता है तो उसके खिलाफ क्या होगी? सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए क्या हुआ? अस्पृश्यता अधिनियम क्या बना? 1955। क्या? अस्पृश्यता अधिनियम। ध्यान दीजिए, अस्पृश्यता अधिनियम, अस्पृश्यता अधिनियम, अस्पृश्यता अधिनियम क्या? 1955। ठीक है?
अस्पृश्यता अधिनियम 1955 भी बनाया गया संसद द्वारा कि यदि कोई व्यक्ति जात के आधार पर छुआछूत करता है तो उसके खिलाफ क्या हो गई, सख्त दंडात्मक क्या हो गई, कार्रवाई हो गई। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 17 में क्या है, अनटचेबिलिटी का क्या हो गया, यानी अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई। क्लियर हो गया। अब क्या है, आर्थिक न्याय, सामाजिक हो गया, आर्थिक न्याय, ठीक। जैसा कि समाजवाद के बारे में बताया, राजनीतिक न्याय, कहने का तात्पर्य यह है कि आपको राजनीतिक यानी भारत की जो राजनीतिक प्रणाली है उसमें भाग लेने का आपको पूर्ण अधिकार है, आपको वोट देने का भी अधिकार है। एक विधायक से लेके यानी कि एक ग्राम प्रधान से लेकर राष्ट्रपति तक के चुनाव में आपको भाग लेने का अधिकार है, यानी कि आपको कोई रोक टोक नहीं, हर जगह आपको स्वतंत्रता है। ठीक है, क्लियर हो गया। संक्षिप्त में अब क्या हो गया, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन अर्थात आपके अंदर दिल के अंदर कोई भी बात होती है, आप कोई चीज़ सोचते हैं, या तो समाचार पत्र के माध्यम से या सोशल साइट के माध्यम जो भी है उनके तहत क्या कर सकते हैं, आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई आप पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा जब तक कि आप ऐसा कुछ ना लिखिए जिससे क्या हो, सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न हो। क्लियर हो गया। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं और उसको उपासना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, उसके लिए अनुच्छेद 25 से 28 भी दिया गया है। ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, यानी कि प्रतिष्ठा यानी कि आपकी डिग्निटी का ध्यान रखा जाएगा, और अवसर की समानता यानी सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। क्लियर हो गया। ठीक है, अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए ठीक है, ठीक। तो कहने का अवसर की समानता, इसके बाद एकता अखंडता, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि एकता अखंडता क्या है, यानी कि एकता अखंडता एकता एकता अखंडता कहने का तात्पर्य है कि भारतीय एक संप्रभु देश है और एक संप्रभु देश की एकता अखंडता का भी रक्षा करने का दायित्व किसका है, भारत के नागरिकों का है। यदि इसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करते हैं तो उसके खिलाफ क्या होगी, आपको सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस तरह से भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को और 22 जनवरी को पारित हो गया था। तो ये था आज का क्लास, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।